हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की पॉलिटी की देखेंगे, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटी में देखेंगे। और ये चैप्टर नंबर 1 है जो कि लोकतंत्र, क्लास 7 की लोकतंत्र है। तो यहाँ हम देखते हैं, आप इसमें बताइएगा कि इसमें किस प्रकार लग रहा है आपको, अगर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कंटिन्यू करूं एनसीईआरटी बुक की वीडियोज या नहीं, आप बताइएगा। या फिर ये जो है नोट फॉर्म में है, इनको मैं बताऊंगा इस प्रकार का बनाऊं या तो बुक से बनाऊं, ये आप बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर यदि आप न्यू है तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासन होता है। जनता अपना सरकार चुनता है, अपना शासन जो उन पर शासन करता है। यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। यहाँ निर्णय जनता की सहमति से उनके हित में लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, जनता की सहमति से उनके हित में लिए गए निर्णय उसके हित में लिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने लिए प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं जो उन पर शासन करेगा, यानी कि कानून बनाएगा और उस पर सभी के लिए इम्प्लीमेंट करेगा। तो लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के द्वारा चुने गए सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। आगे देखें हम, लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता। लोकतंत्र की विकास कैसे हुई और इसकी लोकप्रियता क्यों है? तो देख लीजिए, पॉइंट वाइज है। मानव समानता लोकतंत्रीय व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। यानी कि सभी मानव को समान अवसर देना, समानता, सभी चीज में समानता देना, ये इसकी क्या है? लोकतंत्र की एक प्रमुख व्यवस्था है। लिच्छवी एवं वज्जी गणराज्यों की शासन प्रणाली गणतंत्रीय थी, लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र था। तो ये क्या है? ये अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो इसमें क्या है, लिच्छवी एवं वज्जी जो है, वज्जी गणराज्य की शासन प्रणाली क्या था? गणतंत्रीय थी, लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र। तो ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म में है, नोट फॉर्म में सारांश टाइप से, इसलिए इसमें पूरा नहीं है, ठीक है। तो लिच्छवी एवं वज्जी क्या है? दो राज्य थे जहाँ पे क्या है, गणराज्य शासन प्रणाली थी, गणतंत्रीय थी, लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र। अधिकांश राज्य में क्या था? राजतंत्र थे। ये दो ही ऐसे राज्य थे जिस पर क्या था, गणराज्य की शासन प्रणाली गणतंत्रीय थे। राजतंत्र में राजा अच्छे रहे तो लोग खुश होते हैं, और यदि राजा निर्दयी रहे तो लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि राजतंत्र में क्या होता है, राजा अगर यदि अच्छा रहे तो राजा अच्छा रहेगा तो उस राज्य की प्रजा खुश रह सकते हैं, और अगर यदि राजा निर्दयी निकली तो उस राज्य की जो प्रजा है वो क्या है, खुश नहीं रह सकते हैं, उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः लोगों ने इस व्यवस्था का विरोध करना प्रारंभ किया, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों ने उस व्यवस्था को विरोध करना प्रारंभ किया, राजतंत्र को। फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में राजतंत्र का विरोध हुआ एवं इसके स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाया जाने लगा। तो देख लीजिए, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, इस पर फ्रांस और रूस की कई देशों में क्या हुआ, राजतंत्र का विरोध हुआ एवं इसके स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाया जाने लगा। लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था का विकसित रूप है। तो लोकतंत्र जो है गणतंत्रीय व्यवस्था का ही क्या है, विकसित रूप है, जो कहाँ थे, लिच्छवी एवं वज्जी में पहले गणतंत्र थे, गणतंत्रीय राज्य व्यवस्था थी। इसकी विकसित रूप क्या है, लोकतंत्र है। यह शासन प्रणालियों में सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली रही। तो ये देख लीजिए, ये किस प्रकार विकसित हुआ इसका। ये पहले गणतंत्रीय था, जिसमें क्या हुआ, उसी का जो विकास रूप है वो क्या हुआ, लोकतंत्र बोला गया। लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था का ही विकसित रूप है, और ये लोगों में सबसे लोकप्रिय हुआ। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर होता है। यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है, इसमें सभी व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ने की आज़ादी होती है, अवसर होता है। जनता की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है एवं उसके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की इच्छाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जनता की जो इच्छा होती है उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और उसके अधिकारों की सुरक्षा है। जैसे मौलिक अधिकार है उसका सुरक्षा का जो अधिकार होता है जिसको चुना गया सरकार होता है वो करता है। जैसे मौलिक अधिकार का अभी हम लोग का जो है देश में क्या है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अधिकार, उसी प्रकार क्या होता है राज्य की जो प्रमुख होते हैं उसको उसकी व्यवस्था दी गई है। लोकतंत्र में लोगों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ पे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना या सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं। देख लीजिए, सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हड़ताल करने की इजाज़त नहीं होता। ठीक है, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना या सकारात्मक विरोध कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल करने की ये नहीं होता है। सरकार भी लोकमत के अनुसार काम करती है। सरकार भी क्या करता है, लोकमत के अनुसार ही काम करता है, लोगों की इच्छा के अनुसार ही। अगर यदि वह नहीं करेगा तो उसकी सरकार को गिरा दिया जाएगा। आगे देखें हम, लोकतंत्र में सरकार का चयन। लोकतंत्र में सरकार का चयन किस प्रकार होता है, सरकार की चयन कैसे करते हैं। जैसे हम लोग का भारत क्या है, लोकतंत्री है, तो हम लोग अपने जो सरकार है उसका चयन कैसे करते हैं, या तो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं या अप्रत्यक्ष मतदान। तो हम लोग का जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश होने के कारण हम अपना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व चुनते हैं और वह प्रतिनिधित्व सरकार का चयन करता है या मंत्री का। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करती है। तो देख लीजिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जो है मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यानी कि अपना प्रतिनिधित्व चयन करेगा, फिर वह प्रतिनिधित्व क्या करेगा, आगे सरकार का चुनाव करेगा। जैसे संसद हम चुनते हैं और संसद मिलकर क्या करेगा, सरकार प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपने शासक का चुनाव करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जो होता है सीधे अपने शासन का चुनाव करते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, जब छोटा क्षेत्र होगा कोई देश का, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई मैदान वगैरह में सभी लोग बैठ के क्या करेगा, उसमें जो सरकार होगी उसकी चुनाव क्या किया जाएगा, सीधे किया जाएगा। वहाँ पे मत दिया जाएगा, वोट करके वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट वहाँ पे उसकी चुनाव की जा सकती है सीधे, प्रत्यक्ष यानी कि सीधे तौर से। जैसे कि स्विट्जरलैंड के कुछ संघीय छोटे इकाइयों में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। तो देख लीजिए, स्विट्जरलैंड के कुछ संघीय छोटे इकाई हैं जहां लोकतंत्र के प्रत्यक्ष रूप यानी कि वहां लोगों प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेते हैं। भारत में लोकतंत्र, अब भारत में लोकतंत्र के बारे में देखें। भारत में लोकतंत्र आज़ादी के बाद नेताओं के काफ़ी विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो भारत में लोकतंत्र अपनाने का पीछे क्या है, नेताओं ने क्या किया, काफ़ी सोच विचार किया, उसके बाद उन्होंने विचार किया कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही अपनाया जाए। किसी भी सफल लोकतंत्र की विशेषताएं, किसी भी सफल लोकतांत्रिक होगा उसकी क्या विशेषता होगा, नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता। नागरिकों को मताधिकार का समानता होना चाहिए और अन्य क्षेत्रों में भी समानता प्राप्त होना चाहिए। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यह विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो देख लीजिए, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो कि 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ये पहले 21 वर्ष थे, लेकिन इसको ये करके क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता किस प्रकार है। तो देख लीजिए, समानता हम लोग का जो है आर्टिकल 14 क्या है, 14 में समानता का ये क्या है, 14 में दिया गया है। तो वो है समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार 14 में दिया गया है। तो अब देखते हैं हम, भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। फर्स्ट पॉइंट इसका देखें तो क्या है, भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। दूसरा पॉइंट, किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति तथा उसके शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15, ठीक है। पहला जो समान माना गया है वो क्या हो गया, आर्टिकल 14। ये हम लोग का आर्टिकल 14 से रिलेटेड दिया हुआ है। ये आर्टिकल 15 में छुआछूत नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15।
उसके बाद आगे देखें, संविधान में समानता के स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से कुछ नियम। तो समानता को स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए हैं। कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की स्वतंत्रता है। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर। तो सार्वजनिक जो रोजगार है उसमें क्या है, सभी के लिए समान अवसर दिया गया है। आगे बढ़ें हम, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देख लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो यहाँ से देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्री में, आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं ना, वहाँ पे ये सब मिलेगा। तो क्या किया गया, महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में कौन सी कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया था। 15 अगस्त 1985 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन, उनकी उपस्थिति एवं उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन लागू है। तो देख लीजिए 1995 से क्या है, मध्याह्न भोजन लागू किया गया, जिसमें क्या है, नामांकन बढ़ाने, उपस्थिति बढ़ाने, जो लोग हैं उनकी क्या है, उपस्थिति बढ़ाने के लिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होते हैं, माँ अपने काम करने गई है तो दोपहर में उनको क्या है, भोजन खिलाने के लिए आना पड़ता था काम छोड़ के। लेकिन जब मध्याह्न भोजन स्टार्ट हुआ तो बच्चे क्या होंगे, स्कूल में ही खाना खाएंगे, तो उसको फिर भोजन कराने के लिए आने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार क्या होगा, उसकी नामांकन भी बढ़ेगा और उसका उपस्थिति भी बढ़ेगा और साथ में बच्चे को पोषण भी मिलेगा। तो इससे कितने प्रकार के बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है मध्याह्न भोजन से। क्या योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। ये जो योजना है मध्याह्न भोजन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। तो मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तमिलनाडु में किया गया था। और वर्ष 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इसे पूरे देश में लागू किया गया। तो 2001 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया और इसे पूरे देश में लागू किया गया। इस कार्यक्रम से विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा। तो देख लीजिए, यह कार्यक्रम से क्या हुआ, जो गरीब बच्चे हैं उनका नामांकन दर बढ़ने लगा, क्योंकि उसको एक टाइम खाने के लिए भोजन मिल जाएगा और उसमें पौष्टिक आहार भी मिलेगा और साथ में क्या हुआ, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वग्रह को कम करने में सहायक हुआ। जातिगत पूर्वग्रह यानी कि जो छुआछूत है, अगर बच्चे क्या हुआ, मध्याह्न भोजन में साथ में बैठ के खाना वगैरह खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, जो जातिगत पूर्वग्रह था उसको कम करने में सहायक सिद्ध हुआ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार जो मेंस में है, टॉपर्स की कॉपी भी देख रहे हैं आप, वहाँ भी आप देखिएगा, जैसे रवि कुमार सहयाग साहब, तो ये पॉइंट सब क्या किए हैं, वो लोग जिक्र किए हैं और लिखा हुआ है। तो आपको क्या है पता चलेगा, टॉपर्स कॉपी देखने से पता चलता है कि क्या है क्या नहीं, कैसे लिखा जाता है। तो आप देख लीजिए, एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। भारत में असमानता है। भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट, दैनिक जीवन में कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती, जिसे प्लास्टिक चुनने वाले और ट्रेनों में अवैध रूप से बोगी के अंदर झाड़ू लगाने वाले बच्चों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं जो क्या होता है, दैनिक जीवन एवं कार्य की स्थिति में समानता नहीं मिलती। जो दैनिक जीवन है, जो दिनचर्या है, अलग अलग तरह की दिनचर्या लोगों की होती है और कार्य करने की स्थिति होता है, उसमें क्या होता है, जिससे कुछ कार्य करने वाले, जैसे प्लास्टिक चुनने वाले, ट्रेनों में अवैध रूप से बोगी के अंदर झाड़ू लगाने वाले, ये बच्चों के साथ क्या होता है, उचित व्यवहार
नहीं किया जाता है। जातिगत असमानता गांवों और शहरों दोनों जगह अभी भी कुछ मात्रा में विद्यमान है। उदाहरण के लिए समाचार पत्र के व्यवहारिक विज्ञापन में देखा जा सकता है। जब हम पेपर वगैरह में देखते हैं जो व्यवहारिक विभाग के लिए जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें देखते हैं तो क्या होता है कि किस प्रकार के लिए किसी ब्राह्मण जात का चाहिए या किस जात का चाहिए, अलग अलग जात के लिए वहाँ पे क्या होता है जो विवाह के लिए क्या किया जाता है एड दिया जाता है। तो उसमें हम देख सकते हैं अभी भी शहरी और ग्रामीण दोनों जगह में क्या है कुछ मात्रा में क्या है जातिगत असमानता या जातिगत भेदभाव अभी भी देखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कथन। ये क्या है, ये कथन कहीं पे हम ये कर सकते हैं कोटेशन, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। क्या बोलते हैं इन्होंने, अपने आत्मसम्मान को दांव में लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नग्न है। आत्मसम्मान के साथ ही जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को तो ये देख सकते हैं इस प्रकार इन्होंने आगे व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो ये अंबेडकर जी क्या बोल रहे थे कि आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखें मानवीय गरिमा का मूल्य। मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है, कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, अथवा वे अमीर है या गरीब है। देख लीजिए कुछ व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव होता है वो क्या होता है, उसके जन्म के आधार पर किस जाति में हुआ है या वो गरीब है या अमीर है इस आधार पर होता है, और लिंग के आधार पर किया जाता है भेदभाव। तो इस प्रकार के भेदभाव अभी भी कुछ मात्रा में विद्यमान है। असमानता के कारण लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचती है और उनके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। तो असमानता के कारण जो लोग होता है, जो जिसके साथ असमानता होता है उसकी गरिमा में ठेस पहुंच सकता है और उसकी आत्मविश्वास में कमी आ सकता है। यह विचारणीय विषय है कि कानून होने के बावजूद लोगों के साथ असमानता का व्यवहार क्यों होता है। कानून देख लिए इसके खिलाफ क्या है, कानून बना है फिर भी ये क्या है, कानून के बावजूद भी इस प्रकार की व्यवहार क्यों होता है, ये विचार करने योग्य है। इसका मुख्य कारण यह है कि सामूहिक जनता के दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे और क्रमिक रूप में परिवर्तन आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कारण है वो क्या है, सामूहिक जनता में जो दृष्टिकोण है वो क्या हो, इतना जल्दी सुधार नहीं होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, क्रमिक रूप से परिवर्तन होगा, जिससे आने वाला पीढ़ी में ये नहीं के बराबर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखें आगे, प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सक्रिय सहयोग देना है, सक्रिय सहयोग। उसके बाद बाल संसद देख लेते हैं। बाल संसद क्या है, स्कूल वगैरह में क्या है, संसद को समझने के लिए ये बाल संसद का आयोजन किया जाता है, मतलब बाल संसद बनाया जाता है। बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ के विकसित करने की एक प्रायोगिक योजना है। तो क्या है, विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने का एक प्रायोगिक योजना है। इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व करने, समस्या के समाधान ढूंढने, निर्णय लेने एवं सामूहिक एकता की भावना का विकास होता है। तो ये क्या है, बाल संसद के थ्रू से क्या होगा, जो विद्यार्थी होगा उसमें समस्या के समाधान ढूंढने और नेतृत्व करने, लीडरशिप करने की क्षमता बढ़ता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता के प्रावधान, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा।
तो राज्य जो है आर्टिकल 15 के तहत क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आगे देखें, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अन्य लोकतंत्र में किस प्रकार की समानता है? ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय लोकतंत्र में ही असमानता का अस्तित्व है और समानता के लिए संघर्ष जारी है। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल भारत में ही असमानता, लोकतंत्र में असमानता है और समानता के लिए संघर्ष हो रहा है, और भी लोकतंत्र देश है वहाँ भी इस प्रकार की समस्या है। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रही है। तो क्या हो रहा है, अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश है उसमें क्या हो रहा है, समानता के मुद्दे पर संघर्ष हो रही है। उदाहरण के लिए अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। तो देख सकते हैं अमेरिका में भी क्या है, जो अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं उनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। इन्हें अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अफ्रीकन अमेरिकन। 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों ने समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। रोसा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला, देख लीजिए इन्होंने क्या किया, ये 1950 के दशक में क्या किया, समान अधिकार पाने के लिए आंदोलन किया था। रोसा पार्क्स एक महिला है जो क्या है, अमेरिकन महिला थी, जो 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तो क्या है, जब बस में बैठा जाता था तो अगर यदि कोई गोरे व्यक्ति आता है, तो अगर यदि कोई बस में बैठा है काला व्यक्ति, तो उसको सीट छोड़ देना पड़ता था और गोरे व्यक्ति को देना पड़ता था। लेकिन ये क्या है, रोसा पार्क्स जो था उस दिन भर काम करने के बाद थक गई थी और उन्होंने क्या किया, एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर देगी। तब से क्या हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया। देख सकते हैं इस प्रकार जो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ उसकी बस में सीट नहीं देने से। तो आगे बढ़ते हैं। यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया। तो यह जो आंदोलन था उसको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया। अमेरिका के एक पादरी एवं आंदोलनकारी थे। ये क्या था, मार्टिन लूथर किंग क्या थे, अमेरिका के एक पादरी थे और आंदोलनकारी थे। अमेरिका के गांधी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, अमेरिका के गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अहिंसावादी थे। 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मार्टिन लूथर किंग को 1964 में क्या किया गया, विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 बना और इसी आंदोलन के जरिए क्या हुआ, अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 बना। इसके तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। तो ये जो आंदोलन हुआ इसके तहत क्या हुआ, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 बना और इस अधिनियम के तहत जो है नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो भेदभाव होता था उसको निषेध कर दिया, कानूनी तरह से बैन कर दिया गया। तो इस प्रकार ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अगर यदि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी है आप अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए किस प्रकार लगा, और इसको कंटिन्यू रखूं तो कमेंट करके बताइएगा, आगे भी इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए